लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ फाइलम पोरीफेरा। अगर हम बात करें पोरीफेरेंस की, तो पोरीफेरेंस का नाम पोरीफेरा इसलिए पड़ा क्योंकि इनकी बॉडी में पोर्स होते हैं। पेज नंबर 60 में हमने इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, जैसे इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है, ये डिप्लोब्लास्टिक है, अर्थात एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान दो लेयर्स बनती होंगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। बीच में पाई जाती है एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर जिसे हम बोलते हैं मीजोग्लिया। अगर हम बात करें सेगमेंटेशन की, तो अपसेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम अपसेंट, रिस्पायरेटरी सिस्टम अपसेंट। और इसके साथ साथ जो आपके पोरीफेरा है, इनकी बॉडी पोरस तो है ही, ये आपके कॉमनली स्पंज कहलाते हैं क्योंकि पोरीफेरेंस जो है वो वाटर को एब्सॉर्ब करना और वाटर को होल्ड रखने की इनके पास कैपेसिटी है, जैसा स्पंज के पास होती है। इसी वजह से पोरीफेरा कॉमनली कहलाते हैं स्पंज। बात करें अगर हम इनकी हैबिटाट की, तो ये मोस्टली आपके मैराइन है, मोस्टली पोरीफेरेंस आर मैराइन। हाँ, कुछ पोरीफेरेंस ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और जितने भी पोरीफेरेंस फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं हम उन्हें डेस्मोस्पंजी नाम की क्लास में रखते हैं। तो पोरीफेरा की किस क्लास में हम फ्रेश वाटर स्पंज रखते हैं? डेस्मोस्पंजी। ये प्रिफर करते हैं वार्म वाटर में रहना, अर्थात गर्म पानी में रहना। पोरीफेरा की अगर हम सिमेट्री की बात करें तो ये मोस्टली एसिमेट्रिकल है, ऑल नहीं बोला है बेटा, मोस्टली एसिमेट्रिकल है क्योंकि ल्यूकोसोलेनिया इसी का एग्जांपल है जिसके पास सिमेट्री होती है रेडियल। अगर हम पोरीफेरा फाइलम पोरीफेरा एनिमल किंगडम का अगर हम पहला फाइलम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा लीस्ट डेवलप होंगे एनिमल किंगडम में। इसी वजह से मैंने कहते हैं प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर सिस्टम। क्लियर? अर्थात इनकी जो बॉडी है इनमें सिर्फ सेलुलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर सेल्स ने अपने काम का क्या कर रखा है? बंटवारा कर रखा है। अगर हम पोरीफेरेंस की बॉडी प्लान की बात करें तो इनकी बॉडी ठीक है बिल्कुल बोतल जैसी होती है, जिसमें सबसे टॉप पर एक छेद पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं ऑस्कुलम। क्या बोलते हैं बेटा? ऑस्कुलम। और साइड साइड लेटरल वॉल पर जो छेद पाए जाते हैं इन्हें हम बोलते हैं ऑस्टिया, OSTIA, ऑस्टिया। तो ये लेटरल वॉल में पाए जाने वाले छेद आपके क्या कहलाते हैं? ऑस्टिया। और ये टॉप पर एक बड़ा सा छेद दिख रहा है उसे कहते हैं ऑस्कुलम। और ये पोरीफेरन मान लीजिए इस जमीन से चिपका हुआ है, मतलब ये इसका क्या हो गया? सबस्ट्रेटम। अब अगर हम बात करें पोरीफेरेंस की बॉडी प्लान की, तो पोरीफेरा के अंदर एक कैविटी पाई जाती है और इस कैविटी को हम बोलते हैं स्पंजोसील। स्पंजोसील इनकी कैविटी का नाम है। और इस कैविटी में क्या होगा? ऑस्टिया से वाटर आएगा, ठीक है, क्योंकि पोरीफेरेंस बेटा क्या होते हैं आपके? पोरीफेरेंस आपके एक्वेटिक है, एक्वेटिक में भी मोस्टली मेराइन है। सिर्फ कुछ ही ऐसे पोरीफेरेंस हैं जो फ्रेश वाटर है, और जितने भी फ्रेश वाटर है उन्हें क्लास डेस्मोस्पंजी में रखा गया है। तो ये आपका चारों तरफ इनके पानी होगा। अब पानी क्या करेगा बेटा? पानी ऑस्टिया से इंटर करेगा, स्पंजोसील वाली कैविटी में जाएगा, और स्पंजोसील से होता हुआ ऑस्कुलम से क्या हो जाएगा? बाहर। ऑस्टिया से एंट्री हुई, किसमें पहुंचा? कैविटी में। कैविटी का नाम क्या है? स्पंजोसील। और ऑस्कुलम से क्या हो गया? बाहर। अगर हम इनकी बॉडी वॉल की बात करें तो इनकी बॉडी वॉल को अगर हम जूम करके देखें तो इनकी बॉडी वॉल में, इधर बना दे रहे बेटा, इनकी बॉडी वॉल में मतलब इतना स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, इनकी बॉडी वॉल में टोटल 3 लेयर होती है। सबसे बाहर सेल्स की लेयर जिसे हम बोलते हैं आपका पिनेकोडर्म। क्या? पिनेकोडर्म। बीच वाली जो सेल की लेयर होती है इसे हम बोलते हैं मीजोहाइल, मीजोहाइल। और सबसे अंदर वाली क्वानोडर्म। डर्मा मतलब ही होता है लेयर। सबसे बाहर पिनेकोडर्म, बीच में मीजोहाइल, मीजो मतलब ही होता है मिडिल, और सबसे अंदर की तरफ आपकी हो गई क्वानोडर्म। क्वानोडर्म में हर एक सेल आपकी ओवल शेप की होती है, ओवल शेप की सेल, लेकिन ऊपर कॉलर लाइक स्ट्रक्चर, ऊपर कॉलर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसी वजह से हम इन्हें कॉलर सेल बोलते हैं या कॉनोसाइट बोलते हैं। साइट का मतलब क्या हुआ? सेल। ये कॉनोसाइट मिलकर क्या बना रही है? आपकी क्वानोडर्म नाम की लेयर, जो कि सबसे अंदर है। मतलब स्पंजोसील की जो लाइनिंग है वहां पर क्या पाई जाएंगी? आपकी ये कॉलर सेल पाई जाएंगी। तो मैं बोल सकता हूं स्पंजोसील की लाइनिंग कौन बना रही है? कॉलर सेल। इन कॉलर सेल में एक बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें हर एक कॉलर सेल में एक फ्लैजिला पाया जाता है, सीलिया नहीं, फ्लैजिला। और इस फ्लैजिला का काम क्या होता है कि जब पानी अंदर आए तो पानी को ये आपस में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हुए पानी को ये ऑस्कुलम से बाहर फेंकने की कोशिश करती है। अच्छा, पोरीफेरेंस की बॉडी में, नामी पकड़ो पोर्स, पोरीफेरेंस की बॉडी में छेद पाए जाते हैं और इन्हीं छेदों को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। क्लियर? और ये जो ऑस्टिया नाम के छेद होते हैं इन्हीं के थ्रू पानी आएगा, स्पंजोसील में आएगा। और ऑस्टिया नाम के छेद जो है इन छेदों पर भी, इन छेदों पर ये जो आपकी कैनाल गई हुई है, इस
पे पाई जा सकती है कॉलर सेल अर्थात कॉनोसाइट। अब कायदे से देखना, अगर पोरीफेरन की बॉडी की बात करें, लैटरल जो आपके छेद पाए जा रहे हैं वो ऑस्टिया, टॉप साइड जो ऑस्कुलम, अच्छा वाटर का फ्लो किधर से किधर है, ऑस्टिया, देन स्पंजोसील, देन ऑस्कुलम से पानी बाहर। अच्छा अगर हम बात करें इनकी बॉडी वॉल की, तो बॉडी वॉल में टोटल लेयर कितनी हो गई, 3। सबसे बाहर पिनाकोडर्म, पिनाकोडर्म के बाद बीच में आपकी मीजोहाइल, मीजोहाइल और सबसे अंदर कॉनोडर्म, कॉनोडर्म में सिंगल सेल को क्या बोला, कॉनोसाइट या कॉलर सेल, क्योंकि कॉलर लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही है, वैसे ओवल है लेकिन ऊपर कॉलर लाइक स्ट्रक्चर है। और हर एक सेल में आपका एक फ्लैजला जो कि आपका पानी को बाहर की तरफ फेंकने में क्या करेगा, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हुए बाहर की तरफ पानी को फेंकने में मदद करेगा। अब समझना कायदे से कि बेटा ये जो इनकी जो बॉडी कैविटी है, इसी से पानी, देखो बॉडी कैविटी कहने का मतलब सीलोम वाली बॉडी कैविटी मत समझ लेना, ये जो बॉडी में बीच में एक आपका हॉलो स्पेस है जिसे हम स्पंजोसील कह रहे हैं, समझना, इसके थ्रू पानी जा रहा है और इस सिस्टम को बोलते हैं हम वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अर्थात वाटर को ट्रांसपोर्ट कराने वाला सिस्टम या वाटर कैनाल सिस्टम, क्योंकि एक कैनाल गई हुई है बॉडी के बीचों बीच, तो मैं कह सकता हूं वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, ऑस्टिया से वाटर आएगा आपका स्पंजोसील में, स्पंजोसील से होता हुआ ऑस्कुलम से क्या हो जाएगा, बाहर। अब इस सिस्टम का फायदा क्या है, जब पानी अंदर जाएगा ऑस्टिया के थ्रू स्पंजोसील में, तो पानी के साथ साथ आपका यहां पर जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा, जो भी आपका फूड पार्टिकल होगा, जैसे फूड पार्टिकल है तो ये फूड पार्टिकल वाटर के साथ साथ ऑस्टिया से होता हुआ कहां पहुंचेगा, स्पंजोसील में, जहां पर इसकी सेल फूड को कैप्चर कर लेंगी और डाइजेस्ट कर लेंगी। इसके साथ साथ वाटर में बेटा ऑक्सीजन जो है आपकी पानी में डिसॉल्व होती है, तो क्या होगा, पानी के साथ साथ ऑक्सीजन भी जाएगी, जिससे पोरीफेरेंस क्या करेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड इसी में छोड़ देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड वाला वाटर आपका ऑस्कुलम से बाहर। तो सवाल बताइएगा कि ऑस्टिया से जो पानी जा रहा है स्पंजोसील में या ऑस्कुलम से जो पानी स्पंजोसील से निकल रहा है, दोनों में ऑक्सीजन ज्यादा किसमें होगी, जो ऑस्टिया से पानी अंदर जा रहा है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन सेल्स ने ले ली तो अब निकलने वाले पानी में ऑक्सीजन कम हो जाएगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हुए पानी में क्या होगी, ज्यादा। इसके साथ साथ इनका जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वैसे भी मोस्टली बेटा आपके जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक्सक्रीटरी मैटर क्या होता है, अमोनिया, तो पोरीफेरेंस का भी एक्सक्रीटरी मैटर होता है अमोनिया, ठीक है। जो शुरुआत के फाइलम है उनके मोस्टली मेंबर, याद रखना इस बात को, शुरुआत के फाइलम के मोस्टली मेंबर अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, तो इनकी सेल क्या करेंगी, इस अमोनिया नाम के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को स्पंजोसील में छोड़ देंगी और ऑस्कुलम से होता हुआ क्या हो जाएगा, बाहर। इसका मतलब जो ऑस्कुलम से पानी निकल रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा, ऑक्सीजन की मात्रा कम, अमोनिया की मात्रा ज्यादा। स्पंजोसील जो है बेटा, स्पंजोसील और ये जो कैनाल है, इनकी लाइनिंग कौन बनाता है, आपका कॉनोसाइट। अच्छा अगर हम बात करें इनके डाइजेशन की, तो इनका डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर कहने का मतलब जो यहाँ पर खाना आया उस खाने को सेल ने अपने अंदर लिया, उसके बाद क्या किया, उसको डाइजेस्ट किया। अगर सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है तो इंट्रासेलुलर। हम लोगों में डाइजेशन कैसा होता है बेटा, एक्स्ट्रा सेलुलर, क्योंकि सेल के अंदर खाना जाके डाइजेस्ट नहीं होता है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल की कैविटी में होता है डाइजेस्ट, स्टमक के अंदर होता है, सेल के अंदर नहीं होता डाइजेस्ट। तो हम लोगों में डाइजेशन कैसा, एक्स्ट्रा सेलुलर। लेकिन पोरीफेरन क्या करते हैं, स्पंजोसील से फूड को क्या करते हैं, उठा लेती है इनकी सेल और सेल के अंदर डाइजेस्ट होता है, इस वजह से पोरीफेरन का डाइजेशन क्या बोलेंगे हम, इंट्रासेलुलर। अच्छा पोरीफेरन की बात करें तो इनकी बॉडी को स्केलेटन देने के लिए अर्थात मजबूती देने के लिए इनकी बॉडी की जो बीच वाली लेयर है जिसे मीजोहाइल बोलते हैं, इसी में पाए जाते हैं पॉइंटेड स्ट्रक्चर, और इन पॉइंटेड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पिक्यूल। क्या बोला, स्पिक्यूल। स्पिक्यूल एक्चुअली में कुछ नहीं बेटा, ये लाइम के या सिलिका के कार्बोनेट है। स्पिक्यूल क्या है, लाइम और सिलिका के कार्बोनेट। कुछ पोरीफेरेंस में स्पंजिन फाइबर पाया जाता है, और ये जो आपका स्पंजिन फाइबर होता है, ये स्पंजिन फाइबर एक तरीके की सिल्क लाइक स्क्लीरोप्रोटीन है। स्पंजिन फाइबर स्क्लीरोप्रोटीन है और स्पिक्यूल क्या है, लाइम और सिलिका का कार्बोनेट है। तो अगर मैं बोलूं पोरीफेरेंस की बॉडी में स्पिक्यूल या स्पंजिन फाइबर क्या करता है, तो ये स्केलेटन प्रोवाइड करता है, मजबूती देता है। कहां पाया जाता है, मीजोहाइल लेयर में पाया जाएगा, और याद रखना इनकी मैक्सिमम सेल आपकी मीजोहाइल में ही पाई जाती है। अच्छा पोरीफेरेंस की अगर हम बात करें तो पोरीफेरेंस को हम 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। आपको बिल्कुल नहीं जाननी हो 4 क्लासेस कौन सी है, एक का नाम याद रखना बस, डेस्मोस्पंजी, जिसमें फ्रेश वाटर वाले पोरीफेरेंस रखे गए हैं। पोरीफेरेंस को हम 4 क्लासेस में डिवाइड किए, उसका बेस याद रखना किस आधार पर डिवाइड किया है। पोरीफेरेंस को 4 क्लासेस में हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्पिक्यूल, या वो स्पिक्यूल जो है कौन सी सेल सिक्रीट कर रही है। पोरीफेरेंस की अगर हम बात करें तो पोरीफेरेंस जो है वो हर्माफ्रोडाइट है।
हर्माफ्रोडाइट कहने का मतलब क्या है कि एक ही बॉडी पर मेल और फीमेल एक ही बॉडी मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रोड्यूस करती है। जब एक ही बॉडी मेल फीमेल गैमेट दोनों प्रोड्यूस करती है, ऐसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं? हर्माफ्रोडाइट। तो पोरीफेरेंस बेटा हर्माफ्रोडाइट नेचर के हैं, लेकिन उसके बाद भी इनमें फीमेल गैमेट जल्दी पैदा होता है, अर्थात प्रोटोगाइनस कंडीशन होती है। प्रो प्री प्राई का मतलब पहले, गाइनी मतलब फीमेल, फीमेल गैमेट पहले प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो प्रोटोगाइनस कंडीशन होने की वजह से हर्माफ्रोडाइट होते हुए भी पोरीफेरेंस आपके क्रॉस फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं। फर्टिलाइजेशन पोरीफेरन में इंटरनल होता है, अर्थात बॉडी के अंदर होता है, और इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है, अर्थात ये टुकड़ों में टूट जाएंगे तो हर एक टुकड़ा एक नया मेंबर क्रिएट कर देगा। इनमें जो है लार्वा बनता है। अगर लार्वा बन रहा है इसका मतलब डेवलपमेंट क्या होगा बेटा? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। अगर लार्वा बनता है तो डेवलपमेंट क्या होगा? इनडायरेक्ट। तो मैं बोल सकता हूं पोरीफेरेंस हर्माफ्रोडाइट है, लेकिन उसके बाद भी प्रोटोगाइनस कंडीशन होने की वजह से क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल। डेवलपमेंट कैसा होता है? लार्वा बनने की वजह से इनडायरेक्ट। पोरीफेरा में बेटा अगर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब सेल ने अपने काम में क्या कर रखा है? सारी सेल ने काम में क्या कर रखा है? बंटवारा कर रखा है। किसी का काम है फूड को स्टोर करना, कुछ सेल होती है, देखो मैक्सिमम सेल पोरीफेरा की मीसोहाइल में ही पाई जाती है, क्लियर? कुछ सेल होती है इनमें, कुछ मीसोहाइल में ऐसी सेल्स हैं जो फूड को स्टोर करती है, ठूस के स्टोर करती है। सेल का नाम ही है ठूसोसाइट, THESOCYTE, ठूस के स्टोर करती है। तो स्टोर करने वाली सेल का नाम क्या बेटा? ठूसोसाइट। ऐसे दिमाग में रख लो। इनमें पाई जाती है आर्कियोसाइट नाम की सेल, क्लियर? क्या बोला? आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट जो है ये आपकी स्पर्मेटोजोआ अर्थात मेल गैमेट और ओवम अर्थात फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है। कुछ ही सेल पढ़नी है बेटा इनकी जो मीसोहाइल में पाई जाती है। आर्कियोसाइट का काम क्या है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का निर्माण करना, प्रोड्यूस करना। और ठूसोसाइट का काम क्या है? फूड को स्टोर करना। अच्छा, स्पिक्यूल या स्पॉन्जिन फाइबर बनाने वाली सेल भी किसमें पाई जाएगी? आपकी मीसोहाइल में। एक बच्चे को इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। चलो अब जल्दी से बताओ फर्टिलाइजेशन कैसा? इंटरनल एक्सटर्नल? इंटरनल। डेवलपमेंट कैसा? लार्वा बनने की वजह से इनडायरेक्ट। एसेक्सुअल प्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। आर्कियोसाइट आपकी क्या करती है? मेल और फीमेल गैमेट का निर्माण करती है। अच्छा, वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम इनमें पाया जाता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम मत बोल देना, वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रॉपर्टी है इकाइनोडर्मेटा की। वाटर वेस्कुलर सिस्टम पूछा जाए तो इकाइनोडर्मेटा, वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूछा जाए तो आपका पोरीफेरा। वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम क्या करता है? फूड की गैदरिंग करता है, उसके साथ साथ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब एक बार पूरा पोरीफेरा जल्दी से सुन लो बेटा। पोरीफेरा कॉमनली आपके स्पंज कहलाते हैं। जनरली ये मैराइन है, जितने भी मैराइन है वो सब के सब किसमें रखे गए हैं? डेस्मोस्पंजी क्लास में, और वार्म वाटर में रहना पसंद करते हैं। मोस्टली एसिमेट्रिकल है, ल्यूकोसोलिनिया रेडियल है, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम पाया जाता है। फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में मदद करते हैं। कॉनोसाइट जो है वो लाइनिंग बनाती है स्पंजोसील की, और कैनाल की डाइजेशन इंट्रासेलुलर है। अच्छा, बॉडी में मीसोहाइल में स्पिक्यूल या स्पॉन्जिन फाइबर पाए जाते हैं। स्पिक्यूल आपके क्या है? लाइम और सिलिका के कार्बोनेट है। स्पॉन्जिन फाइबर क्या है? सिल्क लाइक स्क्लेरोप्रोटीन है। अच्छा, अगर हम इनके सेक्स की बात करें तो ये हर्माफ्रोडाइट है, और लेकिन उसके बाद भी प्रोटोगाइनस कंडीशन होने की वजह से ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन दिखाएंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट लार्वा बनने के चक्कर में इनडायरेक्ट। इतनी बातें क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे? पोरीफेरेंस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट सीखेंगे अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, जिन्हें हमें जानना बहुत जरूरी है नीट के पर्सपेक्टिव से। अब हम सबसे बड़ा डाउट आता है आपको कि सर लार्वा क्या होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, उसके साथ साथ आपका टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट और मल्टीपोटेंट सेल्स में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम इसे क्लियर करते हैं, ठीक है? उसके बाद हम पोरीफेरा खत्म करते हैं अपना। देखो बेटा, लार्वा क्या होता है? जब भी कोई ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, ठीक है, पैदा होने के बाद अगर उसके जीवन की कोई भी ऐसी अवस्था जिसमें ऑर्गेनिज्म का वो बच्चा आपका एडल्ट से शेप, साइज, स्ट्रक्चर में मैच नहीं करता, तो उस अवस्था को, उस स्टेज को, उस स्पीशीज का लार्वा कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर बटरफ्लाई की अगर हम बात करें तो बटरफ्लाई का जो बच्चा होता है बिल्कुल देखने में कीड़े की तरह होता है, ठीक है? तो इसका मतलब वो एडल्ट से मैच नहीं कर रहा शेप, साइज, स्ट्रक्चर में। आप बटरफ्लाई की उस स्टेज को क्या बोलोगे? लार्वा। एक ऑर्गेनिज्म के किसी एक स्पीशीज में जरूरी नहीं एक ही लार्वल स्टेज है। लार्वल स्टेज एक से ज्यादा भी हो सकती है, मेनी लार्वल स्टेजेस हो सकती हैं। और अगर किसी स्पीशीज के लाइफ स्पैन में लार्वा बन रहा है, उसके डेवलपमेंट के दौरान लार्वल स्टेज आ रही है, तो ऐसे डेवलपमेंट
डेवलपमेंट को हम इनडायरेक्ट कहते हैं। और अगर किसी स्पीशीज की लाइफ स्पैन में या ओवरऑल डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज नहीं बन रही है, जैसे हम लोगों के केस में कोई भी ऐसी स्टेज नहीं आती है जिसमें हमारी बॉडी का शेप, साइज, स्ट्रक्चर हमें कहीं से भी एडल्ट से बहुत डिफरेंट लगे, क्लियर। तो ऐसी स्पीशीज जिनमें लार्वल स्टेज नहीं आती है उनका डेवलपमेंट कहलाता है डायरेक्ट, क्लियर। चलिए अब देखिएगा जरा, जब कोई ऑर्गेनिज्म पैदा होता है और उसकी बॉडी का शेप, साइज और स्ट्रक्चर एडल्ट से मैच नहीं करता तो उस स्पीशीज की उस स्टेज को लार्वा कहते हैं। लार्वल स्टेज प्रेजेंट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। लार्वल स्टेज एब्सेंट, डेवलपमेंट डायरेक्ट। इसे जल्दी से छाप लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है आपका टोटीपोटेंट में, इसके बाद दूसरा मल्टीपोटेंट में, टोटीपोटेंट के बाद आप प्लूरीपोटेंट पढ़िए, प्लूरीपोटेंट में और मल्टीपोटेंट में। इन तीनों शब्द में डिफरेंस, अगर कोई सेल है आपकी उसे हम टोटीपोटेंट कह रहे हैं या प्लूरीपोटेंट कह रहे हैं या मल्टीपोटेंट कह रहे हैं, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? अमूमन आप तीनों को सेम समझ लेते हो, बट तीनों में डिफरेंस है अच्छा खासा, ठीक है। पोटेंट का मतलब हुआ पोटेंसी, क्षमता। अगर कोई सेल किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की सारी सेल्स का निर्माण करने की क्षमता रखती हो, मतलब वो किसी भी सेल में डिफरेंशिएट होकर मैच्योर हो सकती है, ठीक है। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल में भी वो मैच्योर हो सकती है, या प्लेसेंटा की सेल का भी, प्लेसेंटा की सेल में भी डिफरेंशिएट होकर मैच्योर हो सकती है। तो ऐसी सेल कहलाती है टोटीपोटेंट, मतलब संपूर्ण क्षमता, मतलब बॉडी की सभी सेल्स में, बॉडी की कोई भी सेल हो, जितनी भी मैच्योर सेल है, किसी में भी डिफरेंशिएट होने की ताकत हो, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल बनाने की भी ताकत हो या प्लेसेंटल सेल बनाने की भी क्षमता हो, तो ऐसी सेल कहलाती है टोटीपोटेंट सेल। संपूर्ण क्षमता, टोटल पोटेंसी है इनके पास। तो मैं कह सकता हूं ये आपकी डिफरेंशिएट हो सकती, बना सकती है ऑल बॉडी सेल्स, बॉडी की कोई भी सेल प्लस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल प्लस प्लेसेंटल सेल, क्लियर। अब क्या है, ऐसी सेल क्या कहलाएंगी आपकी टोटीपोटेंट। मान लीजिए ये सेल है, ये आपकी बॉडी की किसी भी सेल में डिफरेंशिएट हो सके, प्लस आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मतलब एम्ब्रायो के बाहर जो भी चारों तरफ सेल्स हैं उनमें डिफरेंशिएट हो सके और प्लेसेंटा की भी सेल बना सके, तो ऐसी सेल आपकी क्या कहलाएंगी? टोटीपोटेंट, संपूर्ण क्षमता। वहीं पर प्लूरीपोटेंट सेल्स का मतलब होता है कि ऐसी सेल जो आपकी बॉडी की सभी सेल में डिफरेंशिएट हो सकती है, लेकिन वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की सेल्स या प्लेसेंटा की सेल में डिफरेंशिएट नहीं हो सकती। ऐसी सेल कहलाती है प्लूरीपोटेंट, मतलब वो आपकी बॉडी की किसी भी सेल में डिफरेंशिएट होकर मैच्योर हो सकती है, लेकिन वो आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की सेल या प्लेसेंटा की सेल का निर्माण नहीं कर सकती। तो ऐसी सेल कहलाती है प्लूरीपोटेंट। अब लास्ट बचा मल्टीपोटेंट, ठीक है। मल्टी का मतलब ये होता है कि एक से ज्यादा। मल्टीपोटेंट सेल वो सेल्स होती हैं आपकी जो आपकी एक से ज्यादा टाइप की सेल में मैच्योर हो सकती है, लेकिन उनकी पोटेंसी, उनकी क्षमता डिफरेंट टाइप की सेल्स में मैच्योर होने की प्लूरीपोटेंट से कम होती है। अर्थात कैन मेक मोर देन, या बोल सकते हैं और अच्छा लिख ले, कैन प्रोड्यूस more than one type of cell। एक टाइप की सेल से ज्यादा सेल में ये ज्यादा एक टाइप की सेल से ज्यादा सेल में ये मैच्योर हो सकती है, मतलब वो सेल क्या कहलाएंगी? मल्टीपोटेंट। तो सबसे ज्यादा पोटेंसी किसकी? टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट तो ऑल बॉडी सेल, बॉडी की सभी सेल का निर्माण कर सकती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स, प्लेसेंटल सेल। वहीं पर प्लूरीपोटेंट आपकी बॉडी की सारी सेल्स बना सकती है। मल्टीपोटेंट आपकी बॉडी की एक से ज्यादा टाइप की सेल में मैच्योर हो सकती है, लेकिन पूरी बॉडी की सभी सेल्स नहीं बना सकती। क्लियर है? यहां तक आपका जो पोरीफेरा है, पोरीफेरा में एक सेल होती है इंटरस्टिशियल सेल। एग्जाम्पल में सवाल दिया हुआ है इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल जो है आपकी, वो आपकी मल्टीपोटेंट सेल का एग्जांपल है, ये बात दिमाग में रखना। तो तीनों में आपको डिफरेंस बता दिया, इसे जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब अगर मैं पूछूं ये सेल जो है बॉडी की एक से ज्यादा टाइप की सेल में, एक से ज्यादा टाइप की सेल में डिफरेंशिएट हो सकती है, मैच्योर हो सकती है, ठीक है। आप पूछोगे सर क्या सारी बॉडी की सेल बना लेगी? नहीं बना सकती। तो आप कहोगे सर मल्टीपोटेंट है। उससे ज्यादा क्षमता किसकी है? प्लूरीपोटेंट की, बॉडी की किसी भी सेल को बना सकती है।
टोटिपोटेंट बॉडी की छोड़िए, एम्ब्रॉयनिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक और प्लेसेंटल सेल का भी फॉर्मेशन कर सकती है। अब चलिए इसके बाद अब आप सुनिएगा गौर से, जो आपने पढ़ा पोरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम आपके 3 टाइप के होते हैं, ठीक, अलग अलग पोरीफेरेंस में कैनाल सिस्टम आपके 3 टाइप के हैं। ट्रिक याद रखिएगा, साल, SAL, साल, ठीक है, S से हुआ साइकॉन। अब साइकॉन कैनाल सिस्टम किसमें पाया जाएगा? एग्जांपल इसका क्या होगा? कॉमन सेंस, इसका एग्जांपल ही क्या है? साइकॉन, जिसका दूसरा नाम क्या बेटा? स्काइफा। अगला है एस्कॉन। एस्कॉन जो होता है वो आपका सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम होता है, अर्थात सबसे सिंपल कैनाल सिस्टम कौन सा है? एस्कॉन टाइप, ठीक है। इसका एग्जांपल है ल्यूकोसोलेनिया, जिसकी सिमेट्री कैसी होती है बेटा? रेडियल। और लास्ट आपका है आपका ल्यूकॉन। ल्यूकॉन का ही दूसरा नाम याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम है रेगॉन। ल्यूकॉन का दूसरा नाम रेगॉन। और ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम है, इसलिए मैंने लिख दिया मोस्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसका एग्जांपल हुआ डेस्मोस्पंजी क्लास, जिसमें आपके फ्रेश वाटर स्पंज रखे जाते हैं, डेस्मोस्पंजी। तो कैनाल सिस्टम कितने टाइप का हुआ बेटा? साल, साइकॉन, एस्कॉन, ल्यूकॉन। साइकॉन का एग्जांपल साइकॉन, एस्कॉन। बेटा बताओ इंग्लिश का, अगर मैं बोलूं इंग्लिश का कोई लेटर लिखो कॉपी में, तो यूजुअली आप ए लिख दोगे, सबसे सिंपल है, तो ए से याद रखना, सिंपलेस्ट है, ठीक है। जिसके दो नाम वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स, अर्थात ल्यूकॉन भी, ल्यूकॉन भी और रेगॉन भी। एग्जांपल, अब बेटा कुछ अलग है, दो नाम है, सबसे कॉम्प्लेक्स है, तो यूजुअली आपके पोरीफेरेंस क्या होते हैं? मेराइन, कुछ ही है फ्रेश वाटर, तो उसका एग्जांपल क्या होगा? कुछ अलग ही होगा जो रेयर हो, अर्थात एग्जांपल डेस्मोस्पंजी। डेस्मोस्पंजी में फ्रेश वाटर वाले रखे गए, ये ट्रिक है, ठीक है। और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ल्यूकॉन या रेगॉन, क्लियर। अच्छा, अब आपको क्या करना है? अब आपको इसके बाद 2 ऐसे मेंबर हैं जिनका लार्वा याद रखना है। ट्रिक याद रखना बेटा, प्लास, PLAS। 2 मेंबर हैं जिनका लार्वा आपसे पूछा जा सकता है बड़ी आसानी से। P से होता है पैरेन्काइमुला। पैरेन्काइमुला, पैरेन्काइमुला आपका लार्वा है ल्यूकोसोलेनिया का, ठीक है। ल्यूकोसोलेनिया का बेटा कैनाल सिस्टम कौन सा है? सिंपलेस्ट वाला, एस्कॉन। और ए से हुआ एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला आपका लार्वा है साइकॉन का, तो याद रखना, प्लास्टिक, पैरेन्काइमुला, ल्यूकोसोलेनिया, एम्फीब्लास्टुला, साइकॉन, ठीक है। पैरेन्काइमुला आपका लार्वा हुआ ल्यूकोसोलेनिया का, एम्फीब्लास्टुला आपका लार्वा हुआ साइकॉन का। इतनी बातें क्लियर? अच्छा, एनसीईआरटी के एग्जांपल अभी हम देखेंगे, पहले आप कुछ एग्जांपल इंपॉर्टेंट देखिएगा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, जो आपको याद रखना पड़ेगा। एक पोरीफेरा का एग्जांपल है यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला क्या होता है बेटा? जापान में शादियों में से गिफ्ट के तौर पर देते हैं। यूप्लेक्टेला एक ऐसा स्पंज है जिसके स्पंजो सील में मेल और फीमेल, जिसके स्पंजो सील में, जैसे मान लीजिए ये आपका एक पोरीफेरा है, साइड छेद कर दो ऑस्टिया, ऊपर वाला छेद ऑस्कुलम, इसके स्पंजो सील में आप मेल और फीमेल श्रिम्प डाल देते हो और ऊपर से बंद कर देते हो। भूख से अल्टीमेटली वो मर जाते हैं और अंत में जो उनका स्केलेटन बचा रह जाता मेल और फीमेल का, इसे हम जापान में मैरिज में गिफ्ट करते हैं और इसे हम बोलते हैं, इसी वजह से इसे बोलते हैं टुगेदर अंटिल डेथ। वैसे इसे मैं बोलूंगा टुगेदर अंटिल जबरदस्ती डेथ, है ना, मतलब जबरदस्ती दोनों को साथ रखा गया है। तो यूप्लेक्टेला का दूसरा नाम याद रखिएगा, टुगेदर अंटिल डेथ, ठीक है। जापान में मैरिज में ये गिफ्ट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगला एग्जांपल आपको याद रखना है इसमें, क्लियोना। ये वो पहला, क्लियोना, नाम में ऐसा लग रहा है किल्ली जैसा होगा, है ना, कील जैसा, कील जैसा। तो अब क्या है, जो आपका क्लियोना है, क्लियोना आपका बोरिंग स्पंज कहलाता है। ये पर्ल इंडस्ट्री के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ऑयस्टर, जो आपका पर्ल का फॉर्मेशन करता है ऑयस्टर, वो ऑयस्टर की शेल में क्या कर देता है, बोरिंग कर देता है, छेद कर देता है, इसलिए नाम क्या पड़ा क्लियोना का, बोरिंग स्पंज। लास्ट तीसरा एक एग्जांपल आपको याद रखना, हाइलोनीमा। क्या बोला? हाइलोनीमा। ये जो आपका हाइलोनीमा है, जिसे बोलते हैं ग्लास रोप स्पंज। हाइला मतलब ही होता है ग्लास, इसे बोलते हैं ग्लास रोप स्पंज, बिल्कुल रस्सी नुमा होता है और नाम क्या है, ग्लास रोप स्पंज। यूप्लेक्टेला टुगेदर अंटिल डेथ, क्लियोना बोरिंग स्पंज, हाइलोनीमा ग्लास रोप स्पंज। इतनी बातें कि बच्चे को क्लियर? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द एनसीईआरटी। अब हम पोरीफेरा को एनसीईआरटी से देखते हैं। फाइलम पोरीफेरा, कॉमनली नोन एज स्पंजेस, दे आर जनरली मैराइन, क्योंकि आपके इसके कुछ मेंबर फ्रेश वाटर हैं जो कि रखे गए क्लास डेस्मोस्पंजी में। मोस्टली एसिमेट्रिकल, ऑल नहीं मोस्टली, क्योंकि ल्यूकोसोलेनिया की सिमेट्री कैसी होती है, रेडियल। दे आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल, प्रिमिटिव बिल्कुल, क्योंकि ये पहला फाइलम बना रहा है, एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर डिवीजन ऑफ लेबर है।
स्पॉन्जेस में वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम होता है, लेकिन वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में होता है। वाटर एंटर करेगा किससे बेटा? ऑस्टिया से। ये छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स ऑस्टिया से जाएगा किसमें? स्पंजोसील में, और ऑस्कुलम से हो जाएगा बाहर। वेयर इट गोस आउट थ्रू द ऑस्कुलम। ये पाथवे वाटर का किस चीज में मदद करता है? फूड गैदरिंग करने में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज अर्थात ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कराने में, और एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करने में। एक्सक्रीटरी वेस्ट आपका पोरीफेरा का क्या है? अमोनिया। कॉर्नोसाइट अर्थात कॉलर सेल, जो सबसे बॉडी की सबसे इनर मोस्ट लेयर है इनकी, कॉर्नोसाइट या कॉलर सेल, ये स्पॉन्जोसील की लाइनिंग बनाती है और उसके साथ साथ कैनाल की भी। डाइजेशन इनमें बेटा कैसा होगा? इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर होगा। बॉडी में जो स्केलेटन प्रोवाइड कर रहा है वो स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर। स्पिक्यूल आपके सिलिका और इसके साथ साथ लाइम के कार्बोनेट्स होते हैं, और स्पॉन्जिन फाइबर आपके स्क्लेरोप्रोटीन होते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब सेक्सेस अलग अलग बॉडी पे नहीं होता है, एक ही बॉडी अर्थात मेल गैमेट प्रोड्यूस करती, फीमेल भी हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट होने के बाद भी दिखाएंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन ड्यू टू प्रोटोगाइनस कंडीशन। अच्छा, स्पंजेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली किससे करेंगे? फ्रेगमेंटेशन, और सेक्सुअली तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, और जहां पर गैमेट आपस में क्या होगा? फ्यूज। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, क्योंकि आपकी इसमें लार्वा बनेगा। ठीक है, अब जल्दी से डायग्राम देखो बेटा। पहला डायग्राम आपका है साइकॉन का। क्या? साइकॉन, जिसका दूसरा नाम है स्काइफा। ये डायग्राम किसका है? साइकॉन, जिसका दूसरा नाम स्काइफा। अच्छा, ये वाला आपको जो डायग्राम दिख रहा है, ये वाला आपका फिगर ऐसा लग रहा है जैसे ये रखा हो साबुनदानी और उसके ऊपर रखा हो झाग। ठीक है, तो मैं इसे देखना, ये ट्रिक है बेटा। ऐसा लग रहा है जैसे ये आपकी साबुनदानी है, उसके ऊपर आपका झाबा रखा हो। झाबा समझते हो ना, इंग्लिश में जो भी बोलते हो उसे। तो ये आपकी साबुनदानी के ऊपर जैसे झाबा रखा है, तो याद रखना ये हो गया बाथ स्पंज, जिसको हम बोलते हैं यू स्पंजिया। कोई आलतू फालतू स्पंज से थोड़ी ना आएंगे, अर्थात जब हम बॉडी को घिसेंगे तो सच्चे स्पंज, यू का मतलब ट्रू, ये हो गई ट्रिक। तो ये किसका डायग्राम है? यू स्पंजिया। ये ऐसा लग रहा है बेटा, इतनी सारी बिल्डिंगें हैं, जैसे लग रहा है पूरे का पूरा जिला बस गया है, और नाम है स्पंज जिला। ठीक है, ये बताओ बेटा, स्पंज जिला बोलो। जिला, झील क्या होती है? फ्रेश वाटर या मैराइन? झील क्या है बेटा? फ्रेश या मैराइन? फ्रेश। क्लियर? तो स्पंज जिला क्या है बेटा? फ्रेश वाटर स्पंज है। चलिए जल्दी से देखिएगा, एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिए हैं। एग्जांपल साइकॉन, दूसरा नाम स्काइफा, स्पंज जिला, झील, फ्रेश वाटर स्पंज। बिल्कुल देखो, ऐसा लग रहा है जो पूरा जिला बसा हो, जिला, झील, फ्रेश वाटर। यू स्पंज या ट्रू स्पंज मतलब बाथ स्पंज, दूसरा नाम। यू ब्लैक्टेला टुगेदर अंटिल डेथ, क्लियोना, बोरिंग स्पंज, और इसके बाद आपका लास्ट जो मैंने आपको बताया था हाइलोनीमा ग्लास रोक स्पंज। इस तरीके से हमने फाइलम पोरीफेरा पूरे का पूरा रिवाइज कर लिया। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट फाइलम, दैट इज फाइलम सिलेंट्रेटा, आल्सो नोन एज निडेरिया। देखो, फाइलम सिलेंट्रेटा जो है आपके, ये आपके एक्वेटिक होते हैं। पोरीफेरा भी आपके एक्वेटिक थे, ये भी आपके एक्वेटिक है। पोरीफेरा आपके मोस्टली मैराइन, ये भी आपके मोस्टली मैराइन। ऑल नहीं, ना वो ना ये, पूरे इनके सभी मेंबर मैराइन नहीं है। पोरीफेरा सिलेंट्रेटा दोनों एक्वेटिक हैं, दोनों मोस्टली मैराइन है। अब बेटा या तो कोई चीज मूव कर सकती है या तो कोई चीज मूव नहीं कर सकती, तभी एनसीईआरटी ने बोला है तो मैं दोनों बातें कर लूंगा। ये सेसाइल भी हो सकते हैं या फ्री स्विमिंग हो सकते हैं। सेसाइल मतलब अपनी लोकेशन पर बने रहेंगे, या फ्री स्विमिंग मतलब मूवमेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें सिमेट्री की, तो बेटा पोरीफेरा की जो सिमेट्री होती है वो आपके मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, और इसके बाद सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा रेडियल, बाकी बचे बाइलेटरल। इसका मतलब इनकी सिमेट्री कैसी होगी बेटा? रेडियल। अच्छा, उसके साथ साथ अगर बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका होगा इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मतलब एक सिंगल ओपनिंग होती है जो माउथ और एनस दोनों की तरह काम करती है। अगर मैं ऐसे से देखूं, यहां पर एक डायग्राम बनाऊं, जैसे मान लो ये हो गया आपका हाइड्रा, ठीक है, तो हाइड्रा और ये हो गया उसका माउथ। बेटा हाइपो का मतलब होता है नीचे, तो माउथ के नीचे वाला ये जो चोंचा लाइक पोर्शन है, इसी को हम बोलते हैं हाइपोस्टोम। स्टोमिया मतलब माउथ, हाइपो मतलब नीचे, मतलब माउथ किसके ऊपर रखा हुआ है? हाइपोस्टोम। अच्छा, और अगर मैं बात करूं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पोरीफेरा में तो एब्सेंट था, सिलेंट्रेटा में बन गया लेकिन इनकम्प्लीट। यही आपका माउथ की तरह भी काम करेगा और एनस की तरह भी काम करेगा। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। और अगर हम बात करें सिलेंट्रेटा की, तो मैंने आपको बताया था पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा ये डिप्लोब्लास्टिक है, बाकी बचे ट्रिप्लोब्लास्टिक। सेगमेंटेशन इनमें एब्सेंट होगा, क्योंकि सेगमेंटेशन सिर्फ 3 फाइलम में पाया गया है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा
और कॉर्डेटा। तो निडेरिया में सेगमेंटेशन क्या होगा आपका? अपसेट। अच्छा, एस्केलमेंथीज आपके सूडोसिलोमेट है, ऊपर वाले एसिलोमेट, मतलब ये क्या है? एसिलोमेट। और नीचे वाले क्या थे बेटा? सीलोमेट। अच्छा, अगर हम बात करें फाइलम सिलेंट्रेटा की, तो फाइलम सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम निडेरिया इसलिए रखा गया है क्योंकि इनमें नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स नाम की सेल पाई जाती है इनकी पूरी बॉडी पर, और उसके साथ साथ टेंटिकल्स पर। इनकी बॉडी और इनके टेंटिकल्स पर नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट नाम की सेल पाई जाती है, और जो इनकी कंप्लीट बॉडी पर और टेंटिकल पर पाई जाएगी। अच्छा, अब ये जो नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट है, ठीक है, इनमें पाई जाती है इस तरीके की कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर। समझना बेटा, ये आपकी कंप्लीट सेल है। ये क्या है आपकी? नीडोब्लास्ट या बोल दीजिए नीडोसाइट। इसका ये डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, और इसके अंदर ये जो कैप्सूल रखा हुआ है, ठीक है, कैप्सूल मतलब खोखला स्ट्रक्चर। इस कैप्सूल को हम लोग बोलते हैं निमेटोसिस्ट। क्या? सिस्ट। सिस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? झोला, अर्थात ये झोले नुमा स्ट्रक्चर कहलाती है निमेटोसिस्ट, जिसे हम बोलते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल, अर्थात एक ऐसा कैप्सूल जिससे आपके ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? डंक मारते हैं। एक्चुअली में ये हिप्नोटॉक्सिन इसमें भरा होता है। ये हिप्नोटॉक्सिन सामने वाले ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे वो मूर्छित हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, और टेंटिकल से पकड़ के इसको क्या कर लेगा? खा लेगा। तो मैं बोल सकता हूं नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल, जिसे हम बोलते हैं निमेटोसिस्ट। याद रखना, सिस्ट मतलब झोला, साइट या ब्लास्ट मतलब रिलेटेड टू सेल, ठीक है। अच्छा, और ये आपकी ये जो सेल है, ये पूरी की पूरी बॉडी पर पाई जाएगी और आपके टेंटिकल्स पर पाए जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें इनकी नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल की, इनका काम आपका प्रे को मूर्छित करना है ताकि आसानी से उसको क्या करे? ये खा ले। उसके साथ साथ ये धागे इन्हें किसी चीज से अटैच करने में भी मदद करते हैं इनकी बॉडी को, मतलब एंकरेज, मतलब मजबूती से किसी चीज से चिपकते भी हैं इन सेल्स की मदद से। उसके साथ साथ ये अपने प्रेडेटर मतलब जो इन्हें खा ले, उनसे बचाने के लिए भी आपका नीडोब्लास्ट सेल मदद करती है, क्योंकि इसमें भरा होता है हिप्नोटॉक्सिन। अल्टीमेटली जब प्रेडेटर नजदीक आएगा तो हाइड्रा क्या करेगा? हाइड्रा इसका मेंबर, फेमस मेंबर। हाइड्रा अपने टेंटिकल और अपनी बॉडी पर पाई जाने वाली इन सेल के अंदर मौजूद नेमेटोसिस्ट अर्थात स्टिंगिंग कैप्सूल को उसके थ्रू उनको डंक मारेगा, जिससे वो मूर्छित हो जाएंगे और इस पर अटैक नहीं कर पाएंगे। तो मैं बोल सकता हूं नीडोब्लास्ट नीडोसाइट्स कंटेन कैप्सूल, जिसे हम बोलते हैं निमेटोसिस्ट या स्टिंगिंग कैप्सूल, प्रेजेंट होते हैं टेंटिकल्स पर और पूरी बॉडी पर, जिसका काम है एंकरेज, डिफेंस एंड टू कैप्चर प्रे। अच्छा, अगर हम बात करें बेटा इनकी, तो इनकी जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी के बीचों बीच, क्या बोला? इनकी बॉडी के बीचों बीच बिल्कुल सेंटर में एक कैविटी पाई जाती है जिसमें डाइजेशन होता है। तो मैं बोल सकता हूं सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है आपकी सिलेंट्रेटा में, और इसी कैविटी को हम लोग सिलेंट्रॉन भी बोलते हैं। क्या बोला? सिलेंट्रॉन। इनकी बॉडी के बीचों बीच जो आपकी सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, इसको हम सिलेंट्रॉन भी बोलते हैं, और इसमें डाइजेशन होता है। अगर डाइजेशन इसमें होगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर, अगर सेल के अंदर होगा तो इंट्रासेलुलर। माउथ इनका बेटा किसके ऊपर होता है? आपका हाइपोस्टोम के ऊपर। हाइपो मतलब नीचे, स्टोमिया मतलब माउथ। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अच्छा, अब अगर हमसे पूछा जाए कि सर ये बताइए सिलेंट्रेट्स में डाइजेशन कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर है या इंट्रासेलुलर है? तो अब समझना बेटा, ये अच्छा सवाल है। अब कायदे से समझना, ये इनकी बॉडी बॉल की मैंने एक सेल बना दी। मान लो इसने फूड क्या किया, ये नीडोब्लास्ट सेल है और नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट बोल दीजिए। इसने क्या किया? डंक मारा किसी अपने प्रे को और टेंटिकल से पकड़ के माउथ के अंदर लिया, तो ये पहुंच गया फूड इनका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी अर्थात सिलेंट्रॉन में। अब थोड़ा बहुत खाना डाइजेस्ट होगा इस कैविटी में अर्थात एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, और उस सेमी डाइजेस्टेड फूड को सेल ले लेगी और सेल उसे और तोड़ेगी। तो डाइजेशन इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और इंट्रासेलुलर भी है, सेल के अंदर भी हो रहा है। लेकिन पहले क्या हो रहा है? फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर देन इंट्रासेलुलर। इतनी बातें क्लियर? अच्छा, इनके बेटा कुछ आपके मेंबर हैं जो कहलाते हैं आपके सबनिडेरियंस, जो है वो है कोरल्स। ठीक है, कोरल एक ग्रुप है, निडेरिया के अंदर एक ग्रुप आता है कोरल। कोरल में क्या होता है? कोरल की जो बॉडी का ढांचा है, स्केलेटन है, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। ठीक है, CaCO3। अच्छा, अभी बात याद रखना, ऑल निडेरियंस आर नॉट कोरल। सम निडेरियंस, कुछ निडेरियंस होते हैं जो कोरल, जिनमें जो कोरल कहलाते हैं, और उनका पूरे का पूरा ढांचा किसका बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट का। अगर हम कंप्लीट निडेरिया की बात करें, तो निडेरिया के कंप्लीट निडेरियंस की बात करें तो निडेरिया नाम के ग्रुप में क्या कहानी है बेटा? इनकी
इनके जीवन में दो बेसिक बॉडी फॉर्म पाए जाते हैं। अर्थात ओवरऑल निडेरिया में अगर बात करें तो भले मेंबर बहुत सारे हैं लेकिन दो बेसिक बॉडी फॉर्म देखे गए हैं। एक को बोलते हैं हम लोग पॉलिप, क्या बोलते हैं? पॉलिप। और दूसरे को हम बोलते हैं मेडुसा। समझना अच्छे से बेटा, जो आपका पॉलिप होता है वो आपका सिसाइल है। सिसाइल कहने का मतलब ये मूव नहीं करता। और जो आपका ये बॉडी फॉर्म्स है, अर्थात मैं बोल सकता हूं कि निडेरिया का दो बेसिक बॉडी प्लान होता है। एक क्या है आपका पॉलिप, दूसरा मेडुसा। पॉलिप स्ट्रक्चर कैसी होती है आपकी? सिलिंड्रिकल, ये सिलिंड्रिकल शेप की होती है और सिसाइल होती है, अर्थात मूव नहीं करते। ये वो ऑर्गेनिज्म जो पॉलिप फेज में है वो आमतौर पर बॉडी का लोकोमोशन शो नहीं करते। वहीं पर मेडुसा जो है वो मेडुसा आपकी फ्री स्विमिंग होती है, अर्थात आसानी से स्विम करती है। इसके साथ साथ आपकी ये अम्ब्रेला शेप होती है। तो अल्टीमेटली ओवरऑल निडेरियंस आपके कितने बेसिक शेप में पाए जा सकते हैं? दो, या तो पॉलिप या मेडुसा। पॉलिप वाले सिसाइल होंगे, सिलिंड्रिकल होंगे, मेडुसा वाले आपके फ्री स्विमिंग होंगे, अम्ब्रेला शेप्ड होंगे। अच्छा, पॉली बॉडी प्लान अर्थात सिलिंड्रिकल बॉडी प्लान किन ऑर्गेनिज्म का होता है? दो एग्जांपल याद रखना बेटा, एक हाइड्रा, ठीक है, और दूसरा है एडेम्शिया। क्या बोला? हाइड्रा और एडेम्शिया। और वहीं पर मेडुसा जो फ्री स्विमिंग होती है, अम्ब्रेला शेप इनका बॉडी प्लान होता है। इसका एग्जांपल है ऑरिलिया। ऑरिलिया जिसको हम बोलते हैं जेली फिश। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा जेली फिश की क्लास बताओ, बस इसी की क्लास याद रखना, एक एक क्लास मत याद करने लगना। जेली फिश की क्लास है स्काइफोजोआ। क्या बोला? स्काइफोजोआ। इतनी बात क्लियर? तो जेलीफिश की क्लास क्या हो गई? स्काइफोजोआ। तो चलो जल्दी देखो बेटा, बेसिकली निडेरियंस के दो बॉडी प्लान्स होते हैं, या तो सिलिंड्रिकल या तो अम्ब्रेला शेप। सिलिंड्रिकल वाली सिसाइल और आपकी मेडुसा वाली फ्री स्विमिंग। अच्छा, पॉलिप का एग्जांपल क्या हुआ? हाइड्रा और एडेम्शिया। मेडुसा वाले का एग्जांपल ऑरिलिया जिसका दूसरा नाम जेलीफिश। जेलीफिश की क्लास क्या हो गई बेटा? स्काइफोजोआ। क्लियर है यहां तक? अब समझना बेटा, कुछ मेंबर ऐसे हैं जो पॉलिप और मेडुसा दोनों टाइप का दोनों फेजेस में पाए जाते हैं। समझना, वो कभी पॉलिप तो कभी मेडुसा, मतलब स्पीशीज एक ही है लेकिन वो कभी इस बॉडी प्लान में रहेगी, कभी इस बॉडी प्लान में रहेगी। क्लियर? कभी आपका उसका सिलिंड्रिकल शेप होगा तो कभी आपका उसकी बॉडी प्लान कैसी होगी? अम्ब्रेला शेप होगी। अर्थात पॉलिप से मेडुसा और मेडुसा से पॉलिप। तो ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, अर्थात इसी को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। पॉलिप से मेडुसा, इसको जल्दी से छाप लीजिएगा, पॉलिप से मेडुसा ये बनते हैं एसेक्सुअली। ठीक है, पॉलिप से मेडुसा स्टेज में जाएंगे कैसे बेटा? एसेक्सुअली। वहीं पर मेडुसा से पॉलिप ये जाते हैं, मेडुसा से पॉलिप बनाते हैं सेक्सुअली, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके। क्लियर? मतलब जब मेडुसा से पॉलिप बन रहा होगा तो बेटा क्या होगा? मेडुसा प्रोड्यूस करेगा मेल और फीमेल गैमेट। ठीक है, इसी वजह से मैंने क्या बोला? मेडुसा से पॉलिप सेक्सुअली, पॉलिप से मेडुसा एसेक्सुअली। इतनी बात एकदम क्लियर? अच्छा, और इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को बोलते हैं मेटाजेनेसिस। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस अलग चीज है, मेटाजेनेसिस। एग्जांपल, सिर्फ एक फेमस एग्जांपल याद रखिएगा, अबेलिया या अबेलिया। ठीक है, चलो, मेटाजेनेसिस इज शोन बाय अबेलिया, पॉलिप से मेडुसा एसेक्सुअली, मेडुसा से पॉलिप सेक्सुअली। अब आपका यही कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस शोन बाय ओबेलिया। क्लियर? अच्छा, पॉलिप इसमें सिलिंड्रिकल, मेडुसा इसमें अम्ब्रेला शेप, पॉलिप आपकी सिसाइल, मेडुसा आपकी अम्ब्रेला शेप, पॉलिप में हाइड्रा एडेम्शिया और मेडुसा में आपका ऑरिलिया जेलीफिश जिसकी क्लास क्या है बेटा? स्काइफोजोआ। अब अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी आपको 3 पॉइंट हाइड्रा को लेकर जानने हैं। हाइड्रा जो है आपका, सिर्फ 3 पॉइंट याद रखो। हाइड्रा आपका फ्रेश वाटर है, अर्थात वो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हाइड्रा को लेकर, हाइड्रा का डेवलपमेंट डायरेक्ट है, मतलब हाइड्रा में किसी प्रकार की कोई भी लार्वल फॉर्म नहीं बनती। तीसरा और आखिरी बेटा, सिलेंट्रेट्स का जो नर्वस सिस्टम है वो बिल्कुल लीस्ट डेवलप होता है। कुछ नहीं होता है, बस होता क्या है, आपका बहुत सारी न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होकर ऐसे जाल लाइक नेटवर्क बना लेती हैं। अर्थात नर्वस सिस्टम किस रूप में होता है? नर्व प्लेक्सस के फॉर्म में। क्या बोला? नर्व प्लेक्सस। ठीक है, बस नर्व्स का एक जाल होता है, यही इनका नर्वस सिस्टम है। अब लेट्स मूव ऑन टू द एनसीईआरटी। अब हम एनसीईआरटी पे जाएंगे और इसको जल्दी से एनसीईआरटी के थ्रू रीड करेंगे और डायग्राम देखेंगे। फाइलम सिलेंडेटर, दूसरा नाम इसका क्या है? निडेरिया। ठीक है, एक्वेटिक, वो तो पोरिफेरस भी है, मोस्टली मैराइन।
सेसाइल फ्री स्विमिंग, ठीक है, सेसाइल फॉर्म क्या है इसकी, पॉलिप, फ्री स्विमिंग फॉर्म क्या है आपकी इसकी मेडुसा, रेडियल सिमेट्री है। नेम निडेरिया कैसे आया बेटा, नेम निडेरिया डिराइव फ्रॉम नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल होती है जिसके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल अर्थात नेमेटोसिस्ट है प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल एंड द बॉडी, जो कि टेंटिकल और बॉडी पर पाया जाता है। अब जल्दी से यहां पर देखना बेटा, कायदे से देखो, ये वाला अम्ब्रेला शेप दिख रहा है, ठीक है, ये वाला सिलिंड्रिकल दिख रहा है अर्थात पॉलिप। पॉलिप में ये आपको दिखाया है एडेम्शिया, क्या दिखाया है, एडेम्शिया, और ये आपको साफ साफ दिख रही है कि ये ऑरेलिया है अर्थात जेलीफिश। जेलीफिश का देखिए यहाँ पर बॉडी प्लान दिखाया है, बॉडी प्लान कैसा है बेटा, बॉडी फॉर्म इनका कैसा है, अम्ब्रेला शेप, और इधर वाले का क्या है बेटा, सिलिंड्रिकल है। कहने का मतलब ये आपका जेलीफिश जो कि एग्जांपल किसका था आपका मेडुसा, ये आपका हो गया एडेम्शिया जो एग्जांपल किसका है आपका पॉलिप। चलिए अब इधर देखना बेटा जल्दी से आगे, कहता है कि नीडोब्लास्ट आर यूज, ये जो सेल है नीडोब्लास्ट आर यूज फॉर एंकरेज अर्थात किसी चीज से चिपकने के लिए, डिफेंस, और फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, प्रे को कैप्चर करने के लिए। निडेरियंस एक्सिबिट टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही बात, पोरीफेरा सेलुलर, सिलेंडेटा टिनोफोरा टिश्यू लेवल, रेडियल मेंथिस ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद सबके साथ ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक बिल्कुल सही बात है, पोरीफेरा सिलेंडेटा टिनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक, बाकी बचे ट्रिप्लोब्लास्टिक। They have central gastrovascular cavity जिसमें डाइजेशन होता है with single opening, इसका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट। माउथ कहां पर होगा, हाइपोस्टोम पर, हाइपो मतलब ये होता है नीचे, स्टोमिया के नीचे वाला पोर्शन आपका हाइपोस्टोम। डाइजेशन एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर दोनों है, पहले क्या होगा एक्स्ट्रासेलुलर देन क्या होगा इंट्रासेलुलर। सम ऑफ द निडेरियन, कुछ निडेरियन है सम, याद रखना बेटा, अर्थात कोरल जिनका स्केलेटन बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का। निडेरियन में दो बेसिक बॉडी फॉर्म होते हैं, एक पॉलिप और एक मेडुसा। फॉर्मर मतलब पहले वाला पॉलिप सेसाइल है, सिलिंड्रिकल है जैसे हाइड्रा, एडेम्शिया, वेयरएज द लेटर बाद वाला मेडुसा अम्ब्रेला शेप्ड है, फ्री स्विमिंग है, एग्जांपल ओरेलिया जेलीफिश जिसकी क्लास क्या है स्काइफोजोआ। अगला दोस्त निडेरियन ऐसे निडेरियंस जो एग्जिबिट करते हैं दोनों बॉडी फॉर्म अर्थात पॉलिप भी मेडुसा भी, कभी पॉलिप कभी मेडुसा, ये दर्शाते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अर्थात इसी को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। पॉलिप प्रोड्यूस करती है मेडुसा एसेक्सुअली, वहीं पर मेडुसा प्रोड्यूस करेगा पॉलिप सेक्सुअली, और ऐसा मेटाजेनेसिस किसमें देखी गई है, ओबेलिया। अब आइए इसके एग्जांपल पर फोकस करते हैं। पहला एग्जांपल है फाइसेलिया। बेटा ये एक बात बताओ, क्या युद्ध करना अच्छी चीज है? बेटा युद्ध में कोई भी जो भी दो देश पार्टिसिपेट करे, चाहे एक मजबूत हो एक कमजोर हो, लेकिन नुकसान दोनों का होता है। तो बेटा युद्ध जैसी चीजों में भड़क के युद्ध जैसी चीजें करना ये गलत चीज है। अर्थात मैं ऐसे बोलूंगा कि आप अपनी सोच से फिसल गए, क्लियर? तो अब ये ट्रिक हो गई, फिसल गया, फाइसेलिया का पढ़ लो, फिसल गया। कौन सा तुम्हारा इंटरव्यू होने वाला है? फाइसेलिया, फिसल गया, पोर्टुगीज मैन ऑफ युद्ध अर्थात वॉर, ठीक है। एडेम्शिया, अब अच्छे से देखना बेटा, ए से एडेम्शिया, ए से एनिमोन, एडेम्शिया हो गया आपका सी एनिमोन। पेन्नाटुला सी पेन, पेन पेन आ रहा है, पेन्नाटुला सी पेन। गॉर्गोनिया, इसे बोलो घड़घड़गोनिया अर्थात घड़घड़ करके पंखा चल रहा है, सी फैन। मीन राइना, माइन राइना रिलेटेड टू ब्रेन कोरल, क्लियर? सारे एग्जांपल खत्म हो गए। फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, एडेम्शिया सी एनिमोन, पेन्नाटुला सी पेन, घड़घड़गोनिया सी पेन, माइन राइना ब्रेन कोरल। जल्दी से बताओ बेटा, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर फाइसेलिया, फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। अच्छा, पेन्नाटुला सी पेन पेन्नाटुला। इसके बाद आपका मेन राइना ब्रेन कोरल मैंड्राइना, एडेम्शिया सी एनिमोन एडेम्शिया, और आपका गॉर्गोनिया सी फैन। इस तरीके से हमने पूरे का पूरा सेलेंट डेटा खत्म कर लिया है। अब जल्दी से मैं आपसे जल्दी एक बार पूरा सेलेंट डेटा आपको सुनाता जा रहा हूं, आप सुनते जाइएगा, और बस एक लास्ट एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा सबसे लास्ट में, सुनना बेटा। अगर हम सेलेंट डेटा की बात करें, सेलेंट डेटा का दूसरा नाम निडेरिया है, एक्वेटिक है, मोस्टली मैराइन है, सेसाइल है, फ्री स्विमिंग है, सिमेट्री इनकी रेडियल है। डाइजेशन में फर्स्ट एक्स्ट्रासेलुलर देन इंट्रासेलुलर नीडोब्लास्ट नीडोसाइट सेल पाई जाती है जिनमें कैप्सूल होते हैं, स्टिंगिंग कैप्सूल, जिन्हें हम नेमेटोसिस्ट कहते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं इनके टेंटिकल्स पर, इनकी बॉडी में, जो एंकरेज, डिफेंस और प्रे को कैप्चर करने में मदद करते हैं। सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जिसमें डाइजेशन होता है। कुछ मेंबर इनके होते हैं जो कोरल कहलाते हैं, जिनका स्केलेटन बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अच्छा, निडेरियंस जो है वो आपके इनके दो बेसिक बॉडी फॉर्म है, एक पॉलिप एक मेडुसा। पॉलिप जो है आपका वो आपका सिलिंड्रिकल है, इसके साथ साथ सेसाइल है, जो कि मेडुसा है वो आपका अम्ब्रेला शेप्ड है, अम्ब्रेला शेप्ड होने के साथ साथ फ्री स्विमिंग है। पॉलिप का एग्जांपल है हाइड्रा, और आपका मेडुसा का एग्जांपल है जेलीफिश या दूसरा नाम ओरेलिया, और जेलीफिश का आपका जो क्लास है वो है स्काइफोजोआ। अच्छा, अगर हम बात करें हाइड्रा की, तो हाइड्रा के बारे में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। ये फ्रेश वाटर होते हैं, इनमें कोई लार्वा नहीं बनता, मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट, और इनमें नर्वस सिस्टम लीस्ट डेवलप होता है। निडेरियंस में सिर्फ नर्व प्लेक्सस नर्व्स का जाल होता है। अच्छा, अब
मेरी बात गौर से सुनना बेटा। एग्जांपल फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, पेनाडोला सी पैन, गर्गोनिया सी पैन, सी एनिमोन एडेम्शिया। और आपका एक एग्जांपल जो मैं अलग से बोल रहा हूं उसे दिमाग में रखना, ऑर्गन पाइप कोरल पूछेगा आपसे। क्या? ऑर्गन पाइप कोरल। पाइप ट्यूब लाइक होती है तो याद रखना ट्यूबीपोरा। क्या बोला? ट्यूबीपोरा। ऑर्गन पाइप कोरल लिख दे रहा हूं आपके लिए। ऑर्गन पाइप कोरल, मतलब ये होते तो कोरल है, शेप कैसा होता है? बिल्कुल ऑर्गन पाइप की तरह। ये है ट्यूबीपोरा, नाम से पकड़ लो, ट्यूब पाइप ट्यूबीपोरा। इस तरीके से हम सिलेंट्रेट कंप्लीट कर चुके हैं।